नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जेआरसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 24वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम जो है 23 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, और वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदात्मक। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती हैं, एक तो होता है आपका संसदात्मक और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका एक व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ये भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्य की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। और नागरिकता का जो है प्रावधान ये भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वर्णित है। तीसरा प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत ये वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 में जो है यह वर्णन है, और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो भाग पूछा जाता है तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद याद रखिएगा 36 से लेकर के 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो हो जाएगा खेत। बी ऑप्शन से हो जाएगा। वन हो गया, तालाब, झील ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बागीचा तथा खेत ये मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र हैं। पांचवा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि कनाडा में है, वर्ष 1987 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया था। इस पर समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ, और यह समझौता 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। चूँकि यह समझौता 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। छठवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो यह पादप संरक्षण से संबंधित है। ए विकल्प से हो जाएगा। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, और इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तराखंड में जो है हुआ था। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ? तो यह कानपुर में स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। सी विकल्प से हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, और स्पीकर ये लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। नौवां प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन दिया गया कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। ये आपका सही नहीं है। अनुच्छेद 156(1) में जो है वर्णित है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर उसे पदमुक्त कर सकता है, और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण।
लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये राज्य सरकार से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 243 डी, ये विकल्प से हो जाएगा। अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत जो है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगे। और 12वां प्रश्न है, भारत विस्तृत है। तो यहाँ आपका देख सकते हैं डी विकल्प से हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य और कर्क रेखा भारत की लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है और ये कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे आपका जो है देखा जाए डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13वां प्रश्न, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो वह है कन्याकुमारी। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं और कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो यह है असम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये म्यांमार से जो है सीमा साझा करते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। ए विकल्प सही हो जाएगा। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तट एवं द्वीप। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी SSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट, फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट आपका फ्री में कराया जा रहा है। तो जो लोग जो है इस टेस्ट को जो है जुड़ना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो ये हर संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है। ये टेस्ट आपका बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है। तो आप लोग इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं कि यदि आप प्लस कोर्स लेते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अनअकैडमी पर बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। फास्ट ट्रैक रिवीजन है 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021 बैच, ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जो है जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद साथ ही करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग जो है इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। फिर आपका लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 है, ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स है, ये 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। फिर आपका मिशन खाकी ये कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई का, तो ये आपका 8 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी पे जो अभी अवेलेबल है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट है, लोअर पीसीएस के बैचेज हैं, आरओ है, यूपीएसआई है, यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए है, लेखपाल बीईओ और ऑप्शनल कोर्स के लिए भी बैच अवेलेबल हैं। और आपको बता दें कि जो है यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यदि यूज करते हैं एग्जाम लर्नर तो आपको 10% का जो एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारे रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा जिससे आपको 10% का जो है तत्काल डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें अनअकैडमी पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1260 रुपये पे करना है, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 है और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन का फीस जो है 6300 है और 2 साल का सब्सक्रिप्शन फीस 7560 रुपये है। तो आप लोग जो है एक बार अवश्य जुड़िएगा अनअकैडमी से और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर के जो है आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं।
16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा आपका सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग जो है वह थार का मरुस्थल है, और ये आपका राजस्थान से लेकर के जो है पाकिस्तान तक विस्तारित है, लेकिन आपका पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु क्षेत्र पड़ता है जो कि मरुस्थल का ही भाग है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो शाह आलम द्वितीय, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी अगस्त 1765 में हुआ था, और शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था इस संधि के तहत, और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले, और 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत और व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए जो है देना था। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ, सी विकल्प सही हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1790 से 92 के बीच जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी मार्च 1792 में। इसके द्वारा इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान जो है इसमें शामिल थे, और टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। 19वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ जनजाति दिया गया है, दूसरी तरफ मूल राज्य। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा जोड़ा सही है बताना है। तो थारू जनजाति उत्तराखंड, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। थारू जनजाति आपका ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है पाई जाती है। बाकी भूटिया जनजाति जो है ये आपका सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। मुंडा जनजाति ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड में जो है पाई जाती हैं। उसके बाद कोल जनजाति जो है आपका राजस्थान दिया गया, जो कि गलत है। कोल जनजाति मुख्यतः बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो केवल जो सुमेलित है आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित है। 20वां प्रश्न है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 21वां क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो यह है कैमूर, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, और कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट जो है गंगा में आकर के मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के निकट से निकलती है, और ये 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। शेष सभी नदियाँ नर्मदा हो गया, ताप्ती और मांडवीय एस्चुरी का निर्माण करती हैं। 23वां प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो वह नवंबर से दिसंबर, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य जो है दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है, और इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा जो होता है उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में जो है होता है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका पहला और दूसरा दोनों ही सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर वह घटती जाती है। तो दोनों ही कथन यहाँ सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह है बृहत हिमालय और पीर पंजाल, बी विकल्प से हो जाएगा। भारत के जम्मू कश्मीर, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच जो है स्थित है। और 26वां प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर जो था 7.6% था। पहली पंचवर्षीय योजना में यह 3.6% था। छठवीं पंचवर्षीय योजना में यह 5.7% था और चौथी पंचवर्षीय योजना में यह 3.3% था। तो सर्वाधिक पूछा गया है यहाँ पे, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 7.6% था यहाँ। और 28वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांगजनों का प्रतिशत कितना है? तो 2.21% है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 2.21% जनसंख्या दिव्यांग का है। और 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा स्तर पर भूमि के अभिलेखों के रख रखाव के लिए उत्तरदायी है? तो यह कानूनगो, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्राम स्तर पर राजस्व संबंधी मामलों के लिए कानूनगो उत्तरदायी है। वह भूमि अभिलेखों का रख रखाव भी करता है और वह राजस्व निरीक्षक के रूप में भी जाना जाता है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पे, डी ऑप्शन से हो जाएगा 20। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण जो है मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। 31वां प्रश्न है, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य यानी कि सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो यह धान की, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चावल की प्रमुख किस्में जो हैं याद रखिएगा, जमुना है, उसके बाद करुणा, जया, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, विजया, पद्मा, ये सभी जो है धान की उन्नत किस्में हैं। 32वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। तो सबसे पहला है विशाखापत्तनम, तो यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पोत निर्माण के लिए, एक हो जाएगा। दूसरा मूरी, ये आपका एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, बी का हो जाएगा चौथा। और गुड़गांव, जो कि अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये सी का हो जाएगा पहला। पनकी, ये आपका उर्वरक के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2, 4, 1, 3, तो 2, 4, 1, 3 आप देख सकते हैं, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति, बी ऑप्शन से हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। और सौरमंडल में स्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। मुख्य पेटी में इसमें सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित चट्टानी टुकड़े होते हैं। और इस समूह के प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं हंगेरिया, फ्लोरा, फोकिया, कोरोनिस और ईओस, थेमिस, सिबेले और हिल्डा। और पृथ्वी के निकट जो क्षुद्र ग्रह हैं इसमें एटेन है, अपोलो है, अमोर है, ट्रांजस
ये बृहस्पति एवं लैग्रेंज बिंदु के समीप स्थित है और इस पेटी के कुल जो है 100 क्षुद्र ग्रहों को पहचाना जा चुका है। लेकिन यहाँ जो है आपको याद जो रखना है, सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं और यह जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति के मध्य ये पाए जाते हैं। 34वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है तो 22 दिसंबर को होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत जो कि आपका 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में जो कि 20 या 21 जून को सामान्यतः वो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और इसके विपरीत देखा जाए तो 20-21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो सेम जो है उल्टा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन जो है आपका छोटा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन जो है बड़ा दिन होगा। 35वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही है। तो एक तरफ पर्वत शिखर दिया गया है, दूसरी तरफ महाद्वीप दिया गया है। तो सबसे पहला है आपका कोसिस्को पर्वत शिखर, ये किस महाद्वीप में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ जो है वेल्स में अवस्थित पर्वत है ये, और ये ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है कोसिस्को। तो ये का हो जाएगा तीसरा। मैकिनले जो कि उत्तरी अमेरिका के अलास्का का ये सर्वोच्च पर्वत है और इसका नाम जो है 2015 में परिवर्तित किया गया था। मैकिनले का डेनाली नाम जो है इसका रखा गया 2015 में। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। उसके बाद है अल्ब्रूस पर्वत शिखर, ये रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी का पहला। और किलिमंजारो ये आपका तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है किलिमंजारो की, याद रखिए 5895 मीटर। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। 3 4 1 2 आप देख सकते हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। 36वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो वह है हरिके बैराज, सी विकल्प से हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है और मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है और इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। 37वां प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। 38वां प्रश्न है, गणतंत्र होता है तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो वह गणतंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 2 मई 1951 को किया गया था, जो कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है और CSO द्वारा समाकलित राष्ट्रीय आय एवं संबंधित तथ्य राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं। पहला, देशी उत्पाद जो है एक कारक आय के रूप में इसका वितरण तथा अंतिम उपभोग एवं पूंजी निर्माण के रूप में इसका उपयोग। वर्तमान में CSO तथा NASSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NASO का गठन किया गया है। तो दोनों का जो है विलय करके NASO का जो है गठन कर दिया गया है। अंतिम प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी मूल रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और आज भी जो है भारत की आधी से अधिक जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो लगभग 55% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है। तो यहाँ राष्ट्रीय आय तथा रोजगार भी हो जाएगा, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति, उपरोक्त सभी जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले GIC प्रवक्ता के लिए GS का
24वां सेट। इसके पहले जो है 23 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।